Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Dear students, in the previous lecture we discussed about the method of moving average. ठीक है, हम बेसिकली सेकुलर ट्रेंड को डिस्कस कर रहे हैं कि हाउ इस ट्रेंड गोज, और उसके अंदर हमने 4 मेथड्स पढ़े जिनमें से ऑलरेडी यू हैव स्टडीड 3 मेथड्स: free hand curve, semi average method and method of moving average. So today we will discuss about the method of least square. ठीक है, जैसा कि अब नाम से आप वाकिफ हैं, ये least square method, because we have used this method in the regression portion. कि least square method से हमने नॉर्मल इक्वेशंस बनाई थी. हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन हो, we can find the normal equation by using the least square method. and least square method में क्या था, जिसमें हमने एरर सम ऑफ स्क्वायर को मिनिमाइज किया था. ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे फॉर फाइंडिंग द ट्रेंड लाइन ऑफ सेकुलर ट्रेंड. ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास वो टाइम सीरीज डेटा जो है, हम इसको अप्लाई करेंगे इस मेथड के ऊपर. मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को टाइम सीरीज डेटा के ऊपर अप्लाई करके एक ट्रेंड लाइन फाइंड करेंगे और देखेंगे कि वो क्या वैल्यूज हमें देता है. प्लस इसका एडेड एडवांटेज ये है कि वी कैन आल्सो प्रिडिक्ट बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन. आपको पता है कि जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, दैट इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिडिक्शन फॉर कॉस्टिंग. ठीक है, कि फ्यूचर के बारे में आप वैल्यूज को प्रिडिक्ट भी कर सकते हो. तो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में आप देखें क्या मेथड है. ये बेसिकली that is the fourth method for the secular trend. A trend line described by a mathematical equation of the form of a straight line. ठीक है, a trend line described by a mathematical equation of the form of a straight line, a parabola or an exponential can be measured using the method of least square. ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, पैराबोला और एक्सपोनेंशियल, ये देर अगर इस तरह की इक्वेशंस हो तो वो भी इस मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर से हम वी कैन सॉल्व इट, फाइंड इट बाय लेटिंग द टाइम टू बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल. टाइम को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल यू ऑलरेडी नो, द जो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हमें दी जाती हैं, दैट इज कॉल्ड dependent variable. Let us suppose that the long-term trend appears to be linear. Then the equation of least square linear trend would be. तो अगर suppose हमने किया है कि long-term trend जो है appears to be linear, कि अब जब उसको हमने प्लॉट किया ना, बेसिकली सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम टाइम सीरीज को प्लॉट करते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने उसके ऊपर ट्रेंड लाइन फिट करनी होती है ना, फॉर द पर्पस ऑफ प्रेडिक्शन और फ्यूचर फॉरकास्टिंग के बारे. तो सबसे पहले हमने क्या किया कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अपीयर्स टू बी लीनियर. अगर वो लीनियर नजर आ रहा है, देन द इक्वेशन ऑफ लीस्ट स्क्वायर लीनियर लाइन इज वुड बी y hat इज इक्वल टू a प्लस बी टी. ये वो एस्टिमेटेड इक्वेशन है जो वहां पर हमने y hat इज इक्वल टू अल्फा हैट प्लस बीटा हैट एक्स का था. याद है आपको, वो एस्टिमेटेड इक्वेशन को हमने किससे डिनोट किया था. और यहाँ पर चूंकि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है दैट इज टाइम, तो इसीलिए फॉर टाइम बजाय इसके कि हम एक्स वहाँ लिखा होता, यहाँ पर टी की जगह टाइम लिखा हुआ, टी इज फॉर टाइम. वेयर y hat मीन्स एस्टिमेटेड वैल्यूज. जब आपको मैंने कहा था कि जब आप पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर लेते हैं तो हम इसके ऊपर एक कैप डाल देते हैं. अब ये चीज़ शो कर रहा है, दिस इज एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ y. डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको आपने एस्टिमेट किया हुआ है. राइट साइड पे मॉडल की वैल्यूज आ चुकी हैं, a और b की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं. अंडरस्टैंड.
अब आप देखें द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी द टू कांस्टेंट्स आर डिटरमिन्ड बाय सॉल्विंग द फॉलोइंग टू नॉर्मल इक्वेशंस। तो ये वही दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं जो मैंने वहां पर मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर के जरिए फाइंड की थी। ठीक है, हमने डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू लिख दी थी, या अल्फा बीटा नॉट हैट और बीटा 1 हैट उसकी वैल्यूज लिखी थी। यहाँ पर हमने इसको ए और बी के साथ डिनोट किया हुआ है, वेयर ए इज द एस्टिमेटर ऑफ अदर सपोज वो y इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एक्स मॉडल था, तो इसका ए जो था वो अल्फा का एस्टिमेटर है, एस्टिमेटेड वैल्यू है, और बी जो है वो बीटा की एस्टिमेटेड वैल्यू है। यहाँ पर हमारे पास these are the two constants are determined by solving the following normal equations। तो ये जो नॉर्मल इक्वेशंस बनी हुई हैं ये बेसिकली वही मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर से बनी है, बाय मिनिमाइजिंग द एरर सम ऑफ स्क्वेयर। ठीक है, उसी से हमने इनको बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो नॉर्मल इक्वेशंस हैं, समेशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन टी y इज इक्वल टू ए प्लस टी प्लस बी टी स्क्वेयर। तो ये जहन में रखिएगा ये नॉर्मल इक्वेशंस। अगर आपको बनाने का तरीका नहीं भी पता तो यू कैन इजीली फाइंड आउट दीज इक्वेशन बाय, पहले आप इसको खाली जो आपके पास मॉडल गिवन है उसमें आप समेशन अप्लाई कर दें, दूसरी दफ़ा आप उसको टी से मल्टीप्लाई करके फिर समेशन अप्लाई कर दें। सपोज देखें मैं आपके सामने लिखता हूं, ये मॉडल है y इज इक्वल टू ए प्लस बी टी। तो आपने जस्ट पहली इक्वेशन बनानी है जब, तो खाली समेशन अप्लाई कर दें, इस पर समेशन अप्लाई करेंगे तो एन ए हो जाएगा, बी कांस्टेंट है, समेशन टी पे चली जाएगी। अब आपने दूसरी इक्वेशन बनानी है तो पहले इसको टी के साथ मल्टीप्लाई करें। ये मैं सिर्फ आपको हिट एंड ट्रायल मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, तो ए टी प्लस बी टी स्क्वायर, अब समेशन अप्लाई कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास मॉडल था, उसमें से आप ये बना सकते हैं इक्वेशंस। अंडरस्टैंड? तो दीज वर द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर में दो नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं जो हम यूज करते हैं फॉर फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। नाउ द ट्रेंड वैल्यूज आर कंप्यूटेड फ्रॉम दिस इक्वेशन। आपने इस वैल्यूज मालूम कर ली, ट्रेंड वैल्यूज आपने मालूम कर ली फ्रॉम दीज इक्वेशंस by substituting the values of t and are plotted on the graph। तो ट्रेंड वैल्यूज कैसे फाइंड करनी है, y हैट t कैसे फाइंड होगा, ये देखिए आप यहां पर अगर आप t की वैल्यू पुट करें तो a और b ऑलरेडी यू नो दैट, तो y हैट y1 आ जाएगा, फिर y2 आ जाएगा। जो जो आप t की वैल्यू यहां पुट कर रहे हैं तो उसके साथ एस्टिमेटेड वैल्यूज ऑफ y's भी आ रही हैं। तो जब आपने ये एस्टिमेटेड वैल्यूज आ रही हैं आपके पास, नाउ अब क्या काम करना है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ टी एंड वी प्लॉटेड ऑन द ग्राफ। तो जो हमारे पास एस्टिमेटेड वैल्यूज आएंगी उसको आपने प्लॉट करना है, जिसके ऊपर, ग्राफ के ऊपर। ठीक है, एक ओरिजिनल डाटा होगा, एक एस्टिमेटेड वैल्यूज का डाटा होगा। अब आप देखें कि वहां पे क्या होता है। टू सिंप्लीफाई द कंप्यूटेशंस, अब आप देखें टू सिंप्लीफाई द कंप्यूटेशन, आप देखें जो टी टाइम होता है 1918 से, जैसे लास्ट हमने एग्जांपल की थी उसमें 1918 से लेकर 1930 तक का डेटा था। तो ज़रा मुश्किल होता है कि इतनी बड़ी वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना, स्केल लेना, फिर वाई के साथ डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, मीन निकालना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको एक सेंटर जैसे ना डाटा में से एक वैल्यू माइनस करते हैं। अच्छा, जब वो पूरे डाटा में से माइनस होगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे सपोज, तो उसमें और जो ओरिजिनल डाटा है उसमें जब आप माइनस करने के बाद वैल्यूज का अगर आप मीन निकालें, उसकी स्टैंडर्ड डिवीजन निकालें, और जो ओरिजिनल डाटा उसमें कोई फर्क इतना नहीं आता। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम बेसिकली हम कोडिंग कर देते हैं। हम टी का कोई, जब हमारे पास सपोज अगर इवन ईयर्स हैं 19 सपोज 20 से लेकर 1924 तक है, तो ये 5 साल बनते हैं। ठीक है, 1920 या 21 से लेकर 25 तक, ठीक है, देयर 5 ईयर्स। अब अगर तो ऑड है, अगर ऑड है तो सेंटर वाला जो ईयर होगा उसको हम एज ए मीन ले लेंगे। ठीक है,
मीन, या आप ये करें 1921 प्लस 1922 प्लस 1923 1924 1925 डिवाइडेड बाई 5 करें तो 1923 जो है दैट विल बी द सेंटर ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा। तो इस सेंटर की जगह पर हम अगर 1920 जो 3 है इसको हम सेंटर मानकर इसकी जगह पर हमारे पास एक नया वेरिएबल डिफाइन हो जाए जिसको हम x का नाम दे दें तो वो क्या वैल्यू देगा 0, बिकॉज अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को। सपोज ये ईयर्स है आपके पास 1921 1922 1923 1924 एंड 1925 ये टी था जिसको हमने टी के साथ डिनोट किया होता, याद है। अब अगर मैं इसको ले लूं मीन, यानी कि अगर मैं इसको कह दूं ये सेंटर वैल्यू, तो हर एक में से माइनस करके एक नया वेरिएबल x डिफाइन कर लूं, ठीक है, दैट इज t माइनस ये आप 1921 माइनस 1923, तो x की वैल्यूज क्या हो जाएगी, यहां पर क्या आएगी 0, ठीक है। तो 1924 माइनस 1923 इसको आपने ओरिजिन मान लिया ना, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी 1 और यहाँ पे क्या आएगी 2, इसी तरह यहाँ पे -1 आ जाएगी और यहाँ पे -2 आ जाएगी। अब आप अगर इस डेटा को देखें, अगर आप ये पास ये डेटा ये स्टार 1925 और 1921 के बिटवीन, उसके अगेंस्ट आपने एक नया वेरिएबल डिफाइन कर लिया इस टी की जगह पर x, तो जब आप x को डील करेंगे तो वो भी वही वैल्यू देगा जो t ने देनी थी। तो सिंप्लीफाई करने के लिए, टू सिंप्लीफाई द कंप्यूटेशन द टाइम इंटरवल t इज कोडेड बाई टेकिंग द टाइम डेविएशंस फ्रॉम द मिडल पॉइंट ऑफ द पीरियड्स। तो इसका मिडल पॉइंट क्या बनता था, ये 5 साल थे, इसका मिडल पॉइंट क्या बन रहा है, ये बन रहा है। सपोज अगर यहाँ पर 1926 होता तो अब हमारे पास इवन नंबर हो जाते। अब 1926 होने के बाद 1923.5 यहाँ पर जो वैल्यू होती वो मिडल बनता सेंटर में। तो ये वो पॉइंट है जिसको नोट करना था हमने, कि हमने इसको आसान करने के लिए टाइम की कोडेड कर दी, कोडेड, वी कोडेड द वेरिएबल टी इज कोडेड, ठीक है। इसको कोड करने के बाद हमने एक नया वेरिएबल x डिफाइन कर लिया और x वी टेक x इज इक्वल टू 0 इन द मिडल ऑफ द years और x is equal to 0 or if the coded form of the linear trend would be, and when the number of years is even, तो h हम क्या लेते हैं, h is taken at the middle of the two middle years, ठीक है, h is taken 0, ठीक है, h is taken at the middle of the 2 middle years, ठीक है। तो दो जो years है उनका सेंटर, सपोज यहाँ पर अगर आप देखें 19 में 26 तो भी इधर ऐड कर लूँ, अब मेरे पास इवन नंबर ऑफ ईयर्स है। तो इसका मतलब यह है कि अब जो 0 होगा वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा दोनों के सेंटर में, अंडरस्टैंड। तो इसका सेंटर क्या बनता है, 1923 और 1924 का सेंटर क्या बनता है आफ्टर 6 मंथ्स, यानी 1923.5। अब आप जब 0.5 करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, इसने आप सेंटर तो 1924 में से ये माइनस करेंगे तो ये 0.5 आएगा, ठीक है। और 1925 में से इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आएगा 1.5, इसी तरह ये क्या आएगा 2.5। अब इसमें आप जाएंगे तो दिस वैल्यू विल बी -0.5, यानी x की बात कर रहा हूँ, कोडेड ईयर। आपने इसको अगर सेंटर मान लिया 1923.5 को, अब x की वैल्यू क्या होगी, तो ये आएगा -1.5 और दिस विल बी -2.5। तो अजीज
कुछ तलबा अब आपने इसमें से जो टर्म था वो टर्म की चीज़ आपने क्या नोट की, वो ये आपने देखा कि आपने इस मॉडल को टी की जगह पर एच में कन्वर्ट कर दिया, तो आपने कोडिंग कर दी उसकी, ठीक है। वेयर एच इज फ्रॉम जीरो से लेकर या माइनस से लेकर प्लस तक साइन है, और जो एच की सेंटर वैल्यू है दैट इज कॉल्ड जीरो। और सेंटर कहाँ पे लेते हैं हम, जो मिडल ईयर हो उसको हमें सेंटर मानना है। और नॉर्मल इक्वेशंस ऑलरेडी जो यहाँ पे टी था वहाँ पर एच बन गया। अब मैं आपको बताना जो चीज़ चाह रहा था वो ये था कि अगर इफ दे आर इवन, सपोज हमारे पास ये ईयर्स है 1978 से लेकर 1979, 1980, 1981 और 1982। तो अब अगर ये टाइम है, दिस इज टाइम, टी था ना जिसकी बात कर रहा था मैं, हमने इसको कन्वर्ट करना है कोडेड ईयर में। जिसको हमने एच के साथ डिनोट किया हुआ है। अब इसका सेंटर क्या है, दिस वाज द सेंटर। तो इसके अगेंस्ट हम क्या वैल्यू लेंगे, हमने सपोज कर लिया कि सेंटर 1980 को हमने 0 मान लिया। तो क्योंकि ये इवन ऑड नंबर थे तो इसके नीचे क्या होगा, +1, +2 और इस तरफ क्या होगा -1, -2। अब आप इस टी की जगह पर x यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने सेंटर इसको मान लिया 19, चूंकि सेंटर वाला जो ईयर था उसको हमने सेंटर माना, 0 उसके लिए ले लिया ओरिजिन पर, और +1 -1। अब देखिए 1980 को मैं लेता हूँ तो 1981 माइनस 1980 करें तो 1 आता है, 1982 माइनस 1980 करें तो 2 आता है। इसी तरह 1979 माइनस 1980 करें तो -1 आएगा। इसी तरह 1978 माइनस 1980 करें तो -2 आएगा। नाउ वी कैन यूज दिस एच इंस्टेड ऑफ टी, ठीक है। तो हमने उसका ओरिजिन चेंज कर दिया। ओरिजिन चेंज करने से बाद एक वैल्यू को पूरे डाटा में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अब इसका एडवांटेज क्या है, कि इसका एडवांटेज ये है कि सम ऑफ x विल बी 0। आप चेक कर लें, कोई भी आप लेंगे तो यहाँ पर सम ऑफ x 0 है। तो जो नॉर्मल इक्वेशन थी वो t वाली, t जब x किया वही नॉर्मल इक्वेशन हमारे पास ये बन गई 2। यहाँ पे t था, ये वाले t जब h कर दिया, यहाँ पे t था उसकी जब आपने h कर दिया, यहाँ t था उसकी जब h कर दिया, यहाँ पे भी t था उसकी जब h हो गया। बाकी सारी नॉर्मल इक्वेशन वही है, लेकिन अब हमने t वेरिएबल को कोड करके x में कन्वर्ट कर दिया, तो इसीलिए हमने t की जगह पे h लिख दिया है। अब आप देखें जहाँ पर समेशन h है वो तो 0 हो जाएगा, तो ये चीज़ 0 हो जाएगी, तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह ये चीज़ 0 हो जाएगी, यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, समेशन y इज इक्वल टू na, एंड दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू समेशन y ओवर n, यानी y बार के इक्वल हो गया। और यहाँ से आप देखें तो समेशन एच वाई है तो इज इक्वल a इंटू समेशन t, समेशन h क्या है जी 0 है, प्लस b समेशन h स्क्वायर। तो हमें b चाहिए, तो b क्या होगा, समेशन एच वाई ओवर समेशन एच स्क्वायर। तो ये a और b की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। तो यही हम जब मॉडल फिट करते हैं तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर्स, जो एस्टिमेटर उनकी वैल्यूज को फाइंड करना पड़ता है। तो यहाँ पर a और b क्या है, एस्टिमेटर्स हैं, ठीक है। ये फार्मूले जो है दे आर एस्टिमेटर्स, और उनकी जो वैल्यूज आएंगी उनको हम बोलते हैं एस्टिमेट। तो आप देखा कि जब ओरिजिन चेंज करने से 1980 लेने से हमने 0 और +-1 में जब डेटा आने से क्या हुआ कि थिंग्स आर सिंप्लीफाइड, समेशन h 0 आएगा। इसी तरह अगर हम समेशन h क्यूब लें तो वो भी 0 ही वैल्यू देगा, समेशन h की पावर 5 लें तो वो भी 0 ही आएगा, आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन समेशन h के 0 नहीं होगा, समेशन h की पावर 4 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक करने के बाद द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मैं मजीद कुछ इसमें ऐड करता चलूँ। व्हेन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ ए टाइम सीरीज ग्राफ अपीयर्स टू बी अ कर्व, वी फिट अ पैराबोलिक कर्व ऑफ सेकंड। व्हेन द लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ द टाइम सीरीज
अपीयर्स टू बी ए कर्व। जब आपके अंदर वो टाइम सीरीज जब आप प्लॉट करते हो ओरिजिनल डाटा, अगर वो कर्व की फॉर्म बन रही हो तो फिर हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं फिट करते, वी ट्राई सम अदर इक्वेशंस। ठीक है, वी ट्राई सम अदर इक्वेशंस, मे बी वी कैन यूज दिस y इज इक्वल टू a प्लस बी एच प्लस सी एच क्यूब. This is called second degree parabola. This is called second degree. ठीक है, जब हमारी वो जो ओरिजिनल डाटा है अगर वो लीनियर ना बन रहा हो, उसमें कुछ कर्व बन रही हो, जैसे कर्व से मुराद जब मैं बात करता हूं इससे मुराद यह है कि यूं इस तरह का बन रहा हो, ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, और कर्व इस तरह की बन रही हो। अब दिस इज नॉट लीनियर, या कर्व यूं बन रही हो, दिस इज नॉट लीनियर, लेकिन जब लीनियर कर्व बन रही हो ऑलमोस्ट इस तरह की कर्व बन रही हो, ठीक है, दिस इज लीनियर, तो फिर हम स्ट्रेट लाइन में लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रिडिक्शन या ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर एक चीज और भी देखते चले, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द ट्रेंड विच हैज स्मॉलर दिस वैल्यू y माइनस वाई हैट टी स्क्वायर इज द बेटर फिट। अगर आपने दो मॉडल स्ट्रेट लाइन भी फिट कर दी, आपने पैराबोला भी फिट कर दी, ठीक है, आपने यानी स्ट्रेट लाइन से मुराद है कि आपने y इज इक्वल टू a प्लस बी एच ये फिट कर दी। ठीक है, इसमें भी आप y माइनस वाई हैट टी, यहाँ पे y t है, ये अंडरस्टूड है। और ये कैपिटल एच और स्मॉल एच में पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम यूज करते हैं, तो y माइनस वाई टी इसमें भी फाइंड करें, इसमें भी फाइंड करें, तो जिसका y माइनस वाई टी स्केयर सम जो है वो कम होगा, दैट विल बी द बेस्ट फिट, उनको डाटा तो बेस्ट फिट हो रही है इक्वेशन। ठीक है, तो मेथड इज यूजफुल फॉर द प्रिडिक्शन पर्पस। नाउ वी विल कम टू द क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मजीद आपकी ये सारी कंफ्यूजन जो मे भी पैदा हो रही हो लास्ट लेक्चर में अभी जब हमने पढ़ा, तो उसमें मजीद आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। तो ये क्वेश्चन है, ए प्रॉब्लम यूजिंग अ लीस्ट स्क्वायर मेथड इन द टाइम सीरीज, a problem using a least square method in a time series। ये वो प्रॉब्लम है जिसमें हम least square method को यूज कर रहे हैं। Now the question is, consider the following data illustrating the number of ships loaded at Karachi port between 88 to 95। हमारे पास ये टाइम सीरीज डाटा था। In this problem we will find the linear equation that will describe the secular trend of loading। ठीक है, हम linear equation find करेंगे that will describe the secular trend of loading। तो डेटा को आप देखिए 1988 से लेकर 1995 तक है और प्लस उसकी वैल्यूज दी हुई हैं भाई, हाउ मैनी नंबर ऑफ शिप्स लोडेड एट कराची पोर्ट from 1988 to 1995। तो they are basically 8 years। तो जब 8 years हैं तो इससे मुराद ये है कि सेंटर में जो दो वैल्यूज हैं दैट इज 91 एंड 92, दिस इज इनके जो मिडल में वो हमारा क्या बनेगा, यस वी विल कोड x एंड द मिड पॉइंट विल बी सेंटर 91.5 इनका सेंटर जो है। तो जिस तलबा मैं इसको अब सॉल्व करता हूँ आपके सामने, आप देखिए इसको। तो इसको मैं जो टाइम है इसको अगर हम एच कहें, ये years जो है तो 1988, 1989, 1990, 1991, 92, 1993,
1994 एंड 1995। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और हमारे पास y वैल्यूज़ क्या है गिवन जो है 98 105 116 119 135 और next value है 156 and the next one is 177 and the 208। तो ये आपके पास गिवन डाटा था, ईयर्स थे और उसके साथ ऑब्जर्व वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब आप देखें कि बिकॉज दे आर इवन नंबर तो इसका जो सेंटर बनता है वो ये बनता है। अगर ऑड होता तो 19 सपोज 95 को अगर मैं यहाँ से निकाल दूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 ईयर बनते हैं। तो 1991 को हम x इज इक्वल टू 0 ले सकते थे, स्मॉल x। ठीक है, और उसके बाद नीचे वाला आप +1 2 और 3 ले लेते, ऊपर वाला -1 -2 और -3 ले लेते। अब चूंकि ये इवन नंबर है हम इसमें यूँ नहीं कर सकते, तो इसका जो सेंटर है वो हम लेंगे। अब आपको ये भी बताता चलूँ कि कैसे सेंटर लेंगे। सपोज आप इसका सम लेंगे, आप सम ऑफ x कैसे सेंटर लेते हैं ये भी बता दूँ। दैट इज़ बेसिकली 15,932। अब आप x बार लें तो ये आ जाएगा 15,932 डिवाइडेड बाई n। तो n की वैल्यू क्या है 8 है, 8 यानी 8, तो दैट विल बी 1991.5। ये इसका मीन आपके सामने आ रहा है। अब आप यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन करें h स्मॉल h। ठीक है, तो या h माइनस h बार करें पहले, h माइनस h बार। ये सिंप्लीफाई मैं कर रहा हूँ उसी चीज़ को, बाद में हम h डिफाइन करेंगे हमारा h क्या जो इक्वेशंस में यूज़ होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया कि हर एक वैल्यू में से 1991.5 को माइनस कर दिया जस्ट टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, नथिंग एल्स। तो यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, दैट विल बी -0.5। करके देखिए 1991 माइनस 1991.5 तो ये वैल्यू आती है, और दिस वैल्यू विल बी तो -1.5 -2.5 एंड -3.5। इसी तरह आप इसको देखेंगे तो ये +0.5 आएगी, ये +1.5, फिर प्लस के साथ 2.5 और प्लस के साथ 3.5। अब आप क्या करें, जस्ट चूँकि ये चीज़ें डिफ़िकल्टी पॉइंट्स में कर रही हैं, ऐड हमें सब्ट्रैक्ट और कैलकुलेशन में डिफ़िकल्टी कर रही हैं, तो हम तमाम वैल्यूज़ को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी 2 मल्टीप्लाई विद h माइनस h बार। ठीक है जी, 2 मल्टीप्लाई विद h माइनस h बार। तो इसको हमने ले लिया, ये हमारा कोडेड ईयर्स, दिस इज कॉल्ड कोडेड ईयर्स h। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बी -7 -5 -3 -1। ठीक है, 0.5 है ना, तो 1/2 उधर 2 से कैंसिल तो 1। इसी तरह +1 +3 +5 एंड +7। तो अजीज़ तलबा, अब आपने लर्न क्या किया कि अगर आप इफ़ यू वांट यू कैन डायरेक्टली राइट दिस वैल्यू ऑफ h, स्मॉल h की वैल्यू आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इफ़ द इवन नंबर्स तो फिर आप -1 और +1 के साथ ऊपर नीचे ले जाएं सेंटर से। If they are odd, then you can take h is equal to 0 in the center value and -1 -2 ऊपर और +1 +2 +3 नीचे। लेकिन जब इवन नंबर हो तो आप देखिए इनमें 2 का गैप आ रहा है बीच में। ठीक है, 3 और 5 के दरमियान, 5 और 7 के दरमियान, इसी तरह यहाँ पे भी।
ठीक है जी। तो ये आप इसको रिटेन कर लीजिए कि इवन नंबर के लिए तो आसान है, 0 1 2 3 और प्लस -1 -2 -3, लेकिन जब ऑड नंबर हो, जब ऑड नंबर हो तो फिर तो आसान है, 0 +1 +2 +3। ठीक है, जब इवन नंबर हो तो उसके लिए आपको ये डायरेक्ट वैल्यूज भी आप लिख सकते हैं, ऐसे जो हमने फाइंड किए हैं। यहाँ पर आपको तरीका बताया है हाउ वी फाइंड दीज वैल्यूज। अब आप चाहें तो डायरेक्टली आप स्मॉल h इज इक्वल टू ये लिखकर, जब आपको पता है कि ये इवन है तो यू कैन राइट लाइक दैट, तो इस पर कोई इतराज नहीं होगा। नो यू कैन, दिस h इज इन प्लेस ऑफ t, दिस स्मॉल h इज इन प्लेस ऑफ t। अब हमारा जो टाइम था, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, जो हम x एक्सिस पे लेते थे, अब वो कन्वर्ट होकर इस x में जा चुका है, स्मॉल x में। वेयर स्मॉल x में ये 2 जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मजीद पॉइंट्स को ख़त्म करने के लिए, और कोई मकसद नहीं है इसको हल करने का। ठीक है, अगर आप चाहें तो जी मैं तो वही लेना चाहता हूँ तो आप वो भी रख सकते हैं, सिर्फ पॉइंट्स को ख़त्म करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और डिडक्ट किए, डेविएट टू किया जाए, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए, इतनी बड़ी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए डेविएट किया गया 1991.5 से, डेविएट समझते हैं, माइनस किया गया। अब हमारे पास जो डाटा है वो ये बेसिकली 2 वैल्यूज़ का डाटा रह गया जो मैंने सर्कल कर दिए, ये कॉलम्स। अब हमने इन 2 कॉलम्स को फर्दर हैंडल करना है। ठीक है, हमारे पास नॉर्मल इक्वेशंस मौजूद हैं। नो सपोज हमारे पास अब मॉडल क्या होगा, y इज इक्वल टू a प्लस बी एच। ठीक है, अब हमने y हैट अगर फाइंड करना है तो क्वेश्चन इज फाइंड द y हैट। जब मैं कहता हूँ y हैट फाइंड करें, इसका मतलब यह है कि आपने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो नॉर्मल इक्वेशंस क्या बनती थी, पहली बात लिखें, समेशन y इज इक्वल टू n a प्लस b समेशन h। व्हाट इज समेशन h? अब करके देखें जरा, समेशन h यहाँ पर क्या आता है, समेशन h दिस इज इक्वल टू 0, बेशक करके देखें आप। इसी तरह सेकंड इक्वेशन बनती थी h y दिस इज इक्वल टू a समेशन h प्लस b समेशन h स्क्वायर। यू नो दैट कि बिकॉज समेशन h इज इक्वल टू 0, तो इसको यहाँ पुट करें तो अब हमारी इक्वेशंस रिड्यूस होकर ये बन जाएंगी, समेशन y इज इक्वल टू na एंड समेशन h y इज इक्वल टू b समेशन h square. These are our 2 normal equations. They are called normal equations. Understand? They are called normal equations and they are reduced to these equations. Now we can use this for solving the secular trend का लाइन फिट करने के लिए we use the least square method. उसका तरीका क्या है, पहले आपने years को डिफाइन कर दिया, y रेट दिया, उसके बाद आपने डेविएट कर दिया मीन से, h से, h बार से, उसके बाद एक कोडेड ईयर आपने स्मॉल h के नाम से फाइंड कर लिया, उस स्मॉल h को हमने यूज़ किया नेट्स कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, अब आप मॉडल को फिट करना चाहते हैं, इन अदर वर्ड्स वी वांट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो कैसे आएंगी? अब देखिए हमें किस कॉलम की जरूरत पड़ेगी, इन इक्वेशंस को देखें, हमें एक x y की जरूरत पड़ेगी और एक h स्क्वायर की। तो यहाँ पर एक कॉलम बना लें h स्क्वायर का और एक कॉलम बना लें h y का। तो दीज आर द 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स। तो h स्क्वायर से मुराद है 79, ठीक है, 25 9 1 1 9 25 एंड 49। अब इनको ऐड करें, 40 ये हो जाएगा 50, 75 प्लस 10 85 84, तो 84 इंटू 2 8 एंड 116, तो ये 116 पॉइंट समथिंग आता है, ये बेसिकली 168 आ जाएगा, यानी समेशन h स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 168। इसी तरह आपने समेशन एच वाई लेना है, तो इट मीन्स हर h को y से मल्टीप्लाई करें, तो 98 मल्टीप्लाई विथ 7, तो देखिए तो क्या वैल्यू आती है, -686। इसी तरह आप तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें और जो सम आएगा समेशन एच वाई दैट विल बी 1266। लो जी, अब हमारे पास वैल्यूज आ चुकी हैं।
अब हमें समेशन y भी पता है, वी नो दिस वैल्यू। अब इसको ऐड करें समेशन y, तो समेशन y इज इक्वल टू 1114 तो इसको यहाँ पुट कर दें। तो a की वैल्यू क्या है, समेशन y ओवर n, तो 1114 डिवाइडेड बाई 8, तो दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज इक्वल टू 139.25। इसी तरह b की वैल्यू क्या है जी, तो b हमने यहाँ से देखा, दैट इज समेशन एक्स वाई ओवर समेशन एक्स स्क्वायर। तो इसको देखें जी क्या आता है ये, तो ये सिंप्लीफाई होने के बाद आप इसमें पुट करें वैल्यूज 1266 डिवाइडेड बाई 168, तो दिस वैल्यू विल बी आई थिंक 7.536। तो आपके पास a की वैल्यू भी आ गई और b की वैल्यू भी आ रही। अब आप मॉडल में फिट कर दें। नाउ द फिटेड मॉडल इज लाइक दिस। ये मॉडल था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, तो y हैट की वैल्यू आपने a की वैल्यू पुट कर दे 139.525 प्लस 7.536 और साथ x आ गया। नाउ दिस वाज द केस। ये आपके पास वो ट्रेंड लाइन आ गई जो लीस्ट स्क्वायर मेथड से आपने फाइंड की, ठीक है। इससे पहले आपने मूविंग एवरेज से फाइंड करते थे, लेकिन उसमें आपके पास लाइन नहीं आती थी। जस्ट यू प्लॉट द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ और उसके बाद उस प्लॉट से आप उसको उस लाइन को एक्सटेंड करके उसको अमूद गिराएं या परपेंडिकुलर गिराने के बाद यू कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हम क्या है कि हमारे पास एग्जैक्ट ट्रेंड लाइन की वैल्यू भी जो फिटेड इक्वेशन है, एस्टिमेटेड इक्वेशन आ चुकी है। नो वी कैन प्रिडिक्ट एनी वैल्यू अबाउट द फ्यूचर। एक्स की कोई वैल्यू आप पुट करें तो यू कैन गिव द वैल्यू ऑफ व्हाट विल बी द फ्यूचर वैल्यू, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, ठीक है। यू कैन इजीली प्रिडिक्ट दिस वैल्यू। अगर आप देखना चाहते हैं, सपोज नाउ इफ यू वांट टू सी कि 1996 में कितने शिप्स जो हैं जाएंगे, हाउ मैनी शिप्स विल गो, सपोज वी वांट टू एस्टिमेट। आप देखें ना, सपोज वी वांट टू एस्टिमेट ship loading for 1996। तो पहले तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना 1996 को। तो आप देखें 1996 में क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये देखें 95 है, तो दो का गैप आ रहा है ना, तो 1996 पर क्या वैल्यू होनी चाहिए, यस 9। तो अब आप पुट कर दें, पुट स्मॉल x इज इक्वल टू 9 फॉर प्रिडिक्शन फॉर ठीक है। तो आपने पुट किया y हैट इज इक्वल टू 139.25 प्लस 7.536 इंटू 9। इसको मल्टीप्लाई करें 9 के साथ, तो ये वैल्यू क्या आती है 67 पॉइंट समथिंग है। तो इसको आप देखें तो 207, इसको ऐड करें, पॉइंट्स को ख़त्म कर दें, उसके बाद शिप्स टू पॉइंट्स, वन शिप तो नहीं ना हो सकता, राउंड करके हमने लिख दिया शिप्स लोडेड। तो दैट इज आवर
फ्यूचर प्रेडिक्शन कि हमने अगर 19 में भी हम इस वक्त ये जो ईयर चल रहा होगा 95 का चल रहा होगा तो हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे होंगे कि 96 में कितने शिप्स यहाँ से लोडेड किए जाएंगे, तो दे आर 207। ठीक है, अगर आप डेटा देखें तो 20895 में थे जब के, तो हमने लेकिन जो फ्यूचर में प्रेडिक्शन की है वो 207 की है। इसी तरह आप फ्यूचर में कोई और ईयर लेना चाहें तो यू कैन प्रेडिक्ट दिस वैल्यू आल्सो। अजीज तलबा, अब आपने देखा कि हमने तो ये हमने मॉडल फिट किया और आपको साथ बताया कि इसका पर्पस क्या है। नो, इफ यू वांट टू प्लॉट दिस ग्राफ यू कैन डू इट लाइक कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर ये जो एस्टिमेटेड पॉइंट्स हैं इनमें एच की वैल्यूज़ को जो है वो पुट करते जाएं, ठीक है, और वाई हैट की वैल्यूज़ को फाइंड करें। सपोज एस्टिमेटेड वैल्यूज है ना, ये आपके पास y एस्टिमेटेड है, यहाँ पर आप मैं लिखना चाहूँ एक्स्ट्रा कॉलम बना लूँ तो दैट विल बी कॉल्ड y हैट। तो अब हमने करना क्या है कि 136.29 और प्लस 7.536 इंटू मल्टीप्लाई विद h, तो h की वैल्यू -7 और साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हमारे पास एक y हैट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह वहाँ पर मल्टीप्लाई अगर हम 5 के साथ कर दें तो हमारे पास एक, तो ये वैल्यूज मैं फाइंड करता हूँ आपके सामने। तो पहली वैल्यू क्या आएगी जी, इसको करके देखते हैं हम, यानी 7.536 मल्टीप्लाई विद -7, तो देखिए क्या वैल्यू आती है 139.25 माइनस जी, ये वैल्यू आ रही है जी 86.49, यानी 5 डालने चले 1 डिजिट तक एस्टिमेटेड वैल्यूज। अब आपने नेक्स्ट क्या किया, हमने उसी इक्वेशन में जो हमारे पास फिटेड इक्वेशन थी दैट वाज y hat is equal to 139.25 plus 7.536 h। अब आपने यहाँ पर h की वैल्यू जो है नेक्स्ट -5 रखे तो क्या होता है, तो 139.25 माइनस व्हाट इज h 5 into 7.536, so that values is basically 101.57, तो 57 को हमने सेट कर दिया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट वैल्यू देखिए क्या आती है। अब हमने s की जगह पर -3 रखना है, मल्टीप्लाई विद जी नेक्स्ट वैल्यू इज 116, दीज आर द एस्टिमेटेड वैल्यूज। ठीक है, प्रिडिक्टेड वैल्यूज यही हम एस्टिमेट कर रहे हैं जो। अच्छा, उसके बाद आप देखें नेक्स्ट हमने अब क्या पुट करना है -1, तो 139.25 माइनस 7.536, तो दैट वैल्यू इज 131.7। इसी तरह आप इसमें ऐड करेंगे, जब 1 के साथ +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड हो जाएगा, दैट इज 139.25 प्लस 7.536, दिस इज 146.78 है, तो 8 कर दें जी। उसके बाद आप देखें नेक्स्ट आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू आ रही जी 161.89 कर देते हैं इसको जी। उसके बाद आप देखें अब 5 पुट करें तो 176.9, और अब 7 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम तो दैट इज 192.9
0 0। ठीक है जी। अब इनका जो सम है दैट शुड आल्सो इक्वल टू 114,114। ये जो एस्टिमेटेड वैल्यूज है इनका सम भी वो होना चाहिए, इसको भी देख लीजिएगा। नाउ इफ यू प्लॉट दीज टू वैल्यूज, estimated values and these are the estimated values and this is the plot original values, तो you can also project this point। ठीक है, तो अब आप इसमें प्लॉट भी कर सकते हैं। सपोज आपने सबसे पहले जो ईयर्स हैं आपने पता है आपने क्या कोडिंग की हुई है 1988 से लेकर जी, तो 1988 से लेकर 1989, 1990, 91, 1995। अब आप इसमें ले लें 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 and 180। This is 200 and the next will be 220। ठीक है, तो 220 तक आप पॉइंट ड्रा करते जाए, 98 के ऊपर एक पॉइंट लगा दें तो 98 जी। उसके बाद 1989 के ऊपर क्या पॉइंट है 105, तो 105, 1010, 105। उसके बाद 1990 उसमें 116, 116 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जा रहा है और इनको साथ साथ मिलाते जाएं जी। 1991 पे क्या वैल्यू है जी 119, और 1992 पे 135, 135 अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लगती है जी। उसके बाद 1993 156, तो 156 यहाँ पे कहीं लाइक करता है। उसके बाद 1994 177, 1994 177 यहाँ पे कहीं बनता है ये। ठीक है, द लास्ट वैल्यू इज 208, तो 208 राउंड अबाउट यहाँ पे, तो इसको भी साथ मिला दें तो ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा आ गया। अब हम प्लॉटेड वैल्यूज़ जो हैं एस्टिमेटेड वैल्यूज़ जो हैं उसको प्लॉट कर दें। तो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ कौन सी है हमारे पास, तो जो एस्टिमेटेड वैल्यूज़ हैं उसको सपोज हमारे पास पहली वैल्यू क्या थी 86 पॉइंट समथिंग थी, तो 86 वाले को इस तरह आप प्लॉट करके और ओरिजिनल ट्रेंड वैल्यूज़ जो है उसको शो करवा सकते हैं। तो जिस तलबा आपने देखा कि मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वेयर के अंदर हमने फ्यूचर की प्रेडिक्शन में जो मॉडल यूज़ किया दैट वाज द लीस्ट स्क्वेयर मॉडल। इसी तरह क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है फिट ए सेकंड डिग्री पैराबोला, तो अगर आपके पास सेकंड डिग्री पैराबोला की बात करें तो फिर आप इक्वेशन क्या लेंगे y इज इक्वल टू a प्लस बी एच प्लस सी एच स्क्वेयर। अब इसी तरह समेशन अप्लाई कर देंगे तो पहली नॉर्मल इक्वेशन बनेगी, फिर h के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर समेशन लेंगे तो दूसरी नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह h स्क्वेयर के साथ y को मल्टीप्लाई करें और साथ पूरी लाइन को और सम ले लें तो तीसरी इक्वेशन बनेगी। ठीक है, इस तरह आपके पास तीन पैरामीटर्स हैं और तीन इक्वेशंस बनेंगी ए बी सी। जाहिर बात है यहाँ पे भी समेशन h 0 होगा, समेशन h क्यूब भी 0 होगा
उनकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर। तो इसके अलावा आपने देखा कि ट्रेंड लाइन हम कैसे फिट करते हैं, हाउ वी फिट हाउ वी एस्टिमेट द वैल्यूज़ ऑफ वाई वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो आप एक्स की वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। यू कैन आल्सो प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यूज़। ठीक है, तो आपने मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी पढ़ा और दिस इज़ द बेस्ट मेथड। और अगर आप इसमें y माइनस वाई हैट करें, समेशन स्क्वायर करें, y माइनस वाई हैट टी होल स्क्वायर समेशन लें, तो ये मेथड हमें कम से कम वैल्यू देगा। आप देखिएगा इसको। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है कि अगर आप देखना चाहें कि कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट फिटेड है, तो आप क्या करते हैं, समेशन y माइनस वाई हैट होल स्क्वायर करते हैं। जिसकी वैल्यू कम होगी इसको सम करने के बाद, ठीक है, जैसे कि हमने एस्टिमेटेड वैल्यूज़ निकाली, इसके बाद हमने हमारे पास y गिवन था तो y हैट हमने निकाला। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें, स्क्वायर लें और सम करें, तो जितना वो कम से कम होगा दैट मॉडल विल बी द बेस्ट फिटेड मॉडल। अगर आप पैराबोला भी ले लें ना सपोज, तो वाई हैट इज इक्वल टू ए प्लस बी एच प्लस सी एच क्यूब, उसको फिट करके देखें। ठीक है, दैट इज बेसिकली अ नॉन लीनियर मॉडल। यू कैन से कि पैराबोला में इट इज़ अ कर्वी नॉन लीनियर। ये लिनियरिटी जब ना हो, जब आपकी जो टाइम सीरीज़ है वो लीनियर ना बन रही हो। अब आप देखें इसमें ऑलमोस्ट लीनियरिटी बन रही है, बट एक माइनर सी कर्व है इसके अंदर डाटा में, इसीलिए हमने इसको लीस्ट स्क्वायर मेथड लगाया, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लगाई। ठीक है, अदर सपोज ये कर्व बन रही होती या जे शेप, जैसे जे को डाला जाए, तो फिर वी कैन यूज़ द पैराबोला इक्वेशन दैट वाज y इज इक्वल टू ए प्लस बी एच प्लस सी एच क्यूब। ठीक है, तो उसमें आप वो नॉर्मल इक्वेशन 3 बनाएंगे, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइंड होने के बाद आप एच की जगह 0 1 2 3 या -1 -2 -3 पुट करके वाई हैट की एस्टिमेटेड वैल्यूज़ को निकालेंगे। अंडरस्टैंड, वो वाई हैट और ओरिजिनल वाई हैट का डिफरेंस लेकर स्क्वायर लें और सम करें। अगर वो वैल्यू कम आती है तो हम कहेंगे कि ये मॉडल जो है सेकंड डिग्री पैराबोला इज़ द बेस्ट फिट। ठीक है अजीज तलबा, तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। मैंने काफ़ी चीज़ें जितनी इस कोर्स के अंदर रिलेटेड थी, जितने टॉपिक आपको ज़रूरत पड़ सकती थी रिलेटिंग टू स्टेटिस्टिकल इन्फ्लुएंस, उनको हमने डिस्कस किया। हमने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव शुरू में सारा कोर्स आउटलाइन जो बनाई थी उसके मुताबिक हमने कंप्लीट किया। तो उम्मीद है कि आपने काफ़ी कुछ लर्न किया होगा और करेंगे इंशाल्लाह और पढ़ेंगे। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।